बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 20 जनवरी 2024 जनरल इलेक्शन हमारे 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। उसके लिए पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। आज 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई, मैंने कहा कि आपके नोटिस में ज़रूर देते जाएं। एक तो ये था कि आज डेरा गाजी खान अजवा होटल के अंदर प्रोग्राम हुआ जिसमें NA 186 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी, उनके PP 290 के ऊपर भी सरदार अवैस अहमद खान लगारी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, और PP 291 के ऊपर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी वो आज अजवा होटल में आए। यहाँ पर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने अपने चेयरमैन, अपने जो NA 186 के अंदर दोस्त थे और जो अपनी जमात के लोग थे उनके साथ बैठकर उन्होंने सरदार अवैस अहमद खान लगारी और सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी की हिमायत का ऐलान किया। एक पॉजिटिव एक्टिविटी थी, एक अच्छी एक्टिविटी साबित हुई अवैस खान के लिए और मोहम्मद अहमद खान के लिए, और यकीनन इससे उनको बड़ा फायदा होगा। बड़ी वर्थ है वहाँ पर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब के अपने दोस्तों का एक बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पर उनकी जमात का एक वोट बैंक है, उनके चेयरमैन और जो पॉलिटिकल फिगर्स थे वो सारे मौजूद थे। तो यकीनन इससे बड़ी तकबीयत मिली होगी सरदार मोहम्मद अहमद खान को और सरदार अवैस अहमद खान लगारी को उस हल्के के अंदर। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि UC चेयरमैन डेरा गाजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मियां सुल्तान महमूद डाहा एडवोकेट, उन्होंने आज एक अच्छी गैदरिंग की, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उस प्रोग्राम में सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब पहुंचे और उन्होंने आज मुशावरत के बाद ये ऐलान किया कि वो छोटा वोट जो है ना PP 288 के ऊपर वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, और NA के ऊपर वो सपोर्ट करेंगे सरदार महमूद कादर खान लगारी। तो सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के बाद फिर वहाँ पर महमूद कादर खान लगारी भी आए और उन्होंने उनकी हिमायत का जो है ना ऐलान किया। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट थी यहाँ पर। तो आज मेरा जो फोकस है वो बुनियादी तौर पर 185 जो है ना आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऐलानात का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम भी लोग कर रहे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी जो है ना डेवलपमेंट्स भी हुई हैं मजीद, लेकिन आज हमने कहा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। NA 185 के ऊपर बुनियादी तौर पर 3 उम्मीदवार हैं, मद्दे मुकाबले हैं, जिनमें सरदार महमूद कादर खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा जरताज गुल तहरीक इंसाफ का आज़ाद। तो तीनों का जो है ना यहाँ पर जो एनालिसिस है वो यूं होगा, कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि सरदार महमूद कादर खान लगारी को बुनियादी तौर पर लगारी ग्रुप का वोट पड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून का वोट पड़ रहा है और उनकी अपनी PR, और उसके अलावा सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का एक वोट बैंक है जो वो पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो हनीफ खान पिताफी हैं उनकी भी सपोर्ट उनको हासिल है, और नीचे सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब उनके भी सपोर्ट उनको हासिल है। तो मजमूई तौर पर अगर इस सारे फिगर्स को हम जितने भी मोहतात अंदाजे लगा लें, कैलकुलेट करें, तो ये एक अच्छा खासा वोट बैंक बनता है। अब इनके मध्य मुकाबिल जो है उनको देख लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद मोहतरमा जरताज गुल वजीर, उनका ज़ाती PR का तो मुझे आइडिया नहीं है कि कोई इतनी हो या उनकी अपनी ग्रुपिंग हो कोई इतनी बड़ी, क्योंकि उनके पास भी अपने टिन्योर के अंदर जो टीम थी वो सेल्फिश टीम ही हम उसको तनकीद करते रहते थे, लेकिन बहरहाल इमरान खान का एक वोट बैंक मौजूद है इस हल्के के अंदर, एक अच्छा वोट बैंक है, एक नोटेबल जो है ना वोट बैंक है। तो मोहतरमा जरताज गुल का देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर वो कितना वोट बैंक ले सकते, उस वोट बैंक से कितना वोट वो जो है ना हासिल कर सकती हैं। तो जीतने का चांस तो मुझे नहीं लगता, लेकिन यह है कि बहरहाल उनका वोट मैटर करता है कि वो कितना वोट लेती हैं। यकीनन जिन लोगों की कमिटमेंट तहरीक इंसाफ के साथ है तो उनका वोट उनकी तरफ जा रहा है। अब जो मेन की प्लेयर हैं एक और, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा बहुत अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट थे इस हल्के में, और उनके जीतने के चांसेस भी बड़े ब्राइट हो सकते थे। मैं फिर कहता हूँ चीज़ों को सियासी तौर पर जब आप डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर और मेरिट के ऊपर डिस्कस किया जाना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं कि अगर इनकी 2 विंग्स होती PP 288 और PP 289 के ऊपर, तो दोस्त मोहम्मद खान को विन करना बड़ा एक मुश्किल मरहला होता। इनका सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ इनसे, वो उसकी वजूहत क्या है वो तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। PP 288 के ऊपर, PP 289 के ऊपर विंग्स ना होना बहरहाल उनके लिए फायदे की बात नहीं है। तो उसमें यह है कि बहरहाल उनका अपना खोसा ग्रुप का एक अपना वोट है। आज उनके लिए एक अच्छी खबर ये थी जिससे उनकी मुहिम को तकवीत मिली, वो थी सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, जिनके साथ उन्होंने कुछ जगहों पे मुलाकातें की
और एक तासुर सामने आया कि ये भाई भी अब उनके साथ हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि PB289 के ऊपर अगर खोसा ग्रुप के नाम के ऊपर किसी का वोट है तो वो वोट सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का है, जो उनके कहने के ऊपर पड़ता है किसी को। तो आज अगर वो इनके साथ कैंपेन में निकले हैं और आगे भी चलते हैं तो यकीनन इसका फायदा सरदार दोस्त मोहम्मद खान को जरूर होगा। उनका कम बैक होगा दोबारा इस इलेक्शन मुहिम के अंदर। अब देखना यह है कि आगे वो आइंदा चंद रोज के अंदर अपनी मुहिम को किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो अब तक की जो एक ओवरऑल एक व्यू जो जा रहा है, जो लोगों की राय जा रही है, उसमें इस दौर में पहले नंबर के ऊपर जो कह लेंगे या एक बढ़तरी जो महसूस हो रही है वो सरदार महमूद कादर खान लगारी की। लेकिन कंपटीशन है, मैच है, कुछ पता नहीं कि आइंदा 10-12 दिन के अंदर क्या सूरत हाल बनती है। उसमें मोहतरमा सरताज गुल वजीर और जिससे खतरा होना चाहिए और वो है सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के। देखते हैं कि परसेप्शन किस तरफ मजीद जाता है। अगर यही रहा तो यकीनन सरदार महमूद कादर लगारी विन कर जाएंगे। अगर कोई अनइवन कोई चीज हो गई, कोई एक नई पॉलिटिकल कोई सिनेरियो बन गया तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये तीन है, सरदार महमूद कादर खान लगारी को PB289 के ऊपर फोकस करना होगा और स्पेशली शहर का वो पोर्शन PB289 का जिसमें शहरी ब्लॉक आते हैं उसके ऊपर उनको बहरहाल बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनन उनका इसके ऊपर इलेक्शन के दिन का नुकसान होने का अंदेशा है। हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप उनके साथ खड़ा है, सैयद अब्दुल अलीम शाह का ग्रुप उनके साथ अभी तक एक्टिव नहीं हो सका और उनका अपना लगारी ग्रुप भी अभी तक पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो सकता। देखते हैं कि अंदर चंद रोज के अंदर वो इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। PB288 इसमें बड़ी टफ जो है ना होने जा रहा है। मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ग्रेजुअली अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। PTI का वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, जितना ज्यादा वोट वो गेन करते जाएंगे उसका मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो लॉस है वो हनीफ खान पिताफी को पहुंचेगा। हनीफ खान पिताफी की मुहिम बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उनको मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब एडवोकेट की जो कैंपेन है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि वो बहरहाल एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। पुराने पॉलिटिकल फिगर हैं, इलेक्शन लड़ चुकी है 1-2 दफा पहले, वो समझते हैं कि कैंपेन किस तरह होनी चाहिए। रही से दूसरी बात यह कि उनके पास PTI का मारूफ बयानिया है, तो इकबाल साकिब का जो वोट है वो बहरहाल मैटर करेगा, इस इलेक्शन का नताइज के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। तो एक तो ये होगी और दूसरी बात यह है कि सैयद अब्दुल अलीम शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर के निशान के ऊपर उनको कमजोर ना समझें। अपने PB288 के दीगर कैंडिडेट्स वो अच्छा जो है ना कम बैक कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, अभी तक गेम में इन है, अभी तक आउट नहीं हुए और उस पर यह है कि कुछ भी हो सकता है। PB288 आज के दिन तक की जो आज मेरा सर्वे है, मैं मिला हूं जितने लोगों से, उस पे PB288 के ऊपर अगर कहीं पे NA की बात करते थे तो महमूद कादर खान का नाम आता था बहुत ज्यादा, लेकिन अगर PB288 की बात करते हैं तो यहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, इसमें मलिक इकबाल साकिब, सैयद अब्दुल अलीम शाह, हनीफ खान पिताफी, मिला जुला रुझान है। लोग तकसीम है नीचे छोटे वोट के ऊपर और उस पर जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही उसको वो रिजल्ट मिलेगा। PB289 के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला है सरदार महमूद कादर खान लगारी, डेफिनेटली उनके वर्सेज होंगे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और तीसरे सरदार अहमद अली खान दरीशक PTI के ऊपर। वो अभी तक इलेक्शन मुहिम में नहीं निकले, सिर्फ वीडियो बयान दिया है अहमद अली खान दरीशक ने। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा इन है और सरदार महमूद कादर खान लगारी इन है, तो इन दोनों का मैच पड़ेगा PB289 के ऊपर। देखते हैं कि जी PB289 का जो वोट है उसका इंप्रेशन ऊपर NA के ऊपर भी पड़ेगा या ऊपर नीचे के वोट तकसीम होगा। तो PB289 के ऊपर भी इन दो का कंपटीशन है। तो सब अच्छा नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। सारे उम्मीदवारों को अभी तक पोजीशन यहाँ ये नहीं पहुंची कि किसी मुतालिक ये बड़े वसूख से कहा जा सके कि जी अब ये सीट क्लियर कर गए। अमूमी परसेप्शन की हम बात कर रहे होते हैं, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि अमूमी तासुर जो है वो महमूद कादर खान का बहुत अच्छा हुआ है, लोगों के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ आज सैफुद्दीन खान खोसा का चलना ये भी एक खोसा ग्रुप के लिए एक तकवीत का बहस है। एक अच्छा इंप्रेशन बना है इसका, सरताज गुल की गैर हाजिरी उनके लिए नेगेटिव होगी। PTI का मैक्सिमम वोट वो ले सकेंगी, लेकिन वो वोट क्या इतना है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीत सके? तो मुझे लगता है कि ये वोट इतना नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो NA 185 विन कर सके। बहरहाल वो अपना वोट सिक्योर करेंगी, इकट्ठा कर सकेंगी। PB288 फिर वही दोबारा कहूंगा, अर्ज करूंगा कि हनीफ खान पिताफी, अलीम शाह साहब,
दोस्त मोहम्मद खान खोसा और मलिक इकबाल साकिब एडवोकेट, इनके दरमियान मैच पड़ा हुआ है। ऊपर नीचे की तकसीम के बावजूद यहाँ पर कहीं पर कोई मजबूत है किसी यूसी में, तो किसी हल्के में कोई मजबूत जा रहा है, तो वोट तकसीम हो रहा है। तो इसको सही कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते। आइंदा चंद रोज के अंदर शायद जाकर पोजीशन बेहतर हो जाए। हनीफ खान पिताफी को अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर तवज्जो देनी होगी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से कमेंट्स कोई पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, जिसपे मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है कि लोग नाराज हुए हैं, जो शायद उनको किसी जगह पर वोट देना चाह रहे थे। उसके ऊपर भी उन्होंने तफावत का इजहार किया कि ये इन्होंने दोबारा इनकी सोशल मीडिया टीम ने अजीब व गरीब कमेंट्स और पोस्टर लगाना शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा इनको मैनेज करने की जरूरत है। वेल, पीटीआई की जो कैंपेन ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, अलीम शाह की भी जो कैंपेन है वो बहुत अच्छी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और डेफिनेटली से सरदार दोस्त मोहम्मद खान, उनकी भी टीम बहुत अच्छी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने बड़ा प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की। कंक्लूड कर रहा हूँ इसको मैं अपनी इस गुफ्तगू को कि NA-185 सरदार महमूद कादर खान लगारी को साइकोलॉजिकली बर्तरी हासिल है, लेकिन उनको PP-289 जो शहरी हल्का है उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। मोहतरम जरताज गुल को फील्ड के अंदर आने की जरूरत है, और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को जो विंग्स ना होने का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि ताकि वो पूरा हल्का और खास तौर पर ये दोनों सुमाइयाँ वो अपनी संभाल सकें। तो इसको अभी कैटेगराइज नहीं करते कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन होगा, ऐसा एंड देन 2-4 दिनों के अंदर ये सूरत हाल क्लियर होगी। 288 PP 288 नेक टू नेक फाइट होगी। मुझे ये लग रहा है कि अलीम शाह साहब और हनीफ खान पिताफी का मैच पड़ा हुआ है। इसमें मलिक इकबाल साकिब साहब का मैक्सिमम वोट लेना जो है ना वो खतरे की घंटी होगी हनीफ खान पिताफी के लिए। उनको सोचना पड़ेगा कि जी वो अपने वोट बैंक को मजीद कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। PP-289 मैच पड़ेगा सरदार महमूद कादर खान लगारी वर्सेस सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। इस पे भी जो है ना अच्छा मैच होगा और बड़ी क्लोज फाइट होगी। मुझे लगता है अगर NA के ऊपर महमूद कादर खान बहुत आगे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि PP-289 के ऊपर कंफर्टेबल जोन होगा। इस पे बहरहाल इनको मेहनत करनी पड़ेगी। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की जो एंट्री है वो गेम चेंजर हो सकती है PP-289 के ऊपर, तो इसको भी देखने की जरूरत है। तो मैच पड़ा हुआ है, बड़ी टफ फाइट होने जा रही है। चंद रोज के अंदर ये कैंपेन का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और सबने जोर लगाया, तो यकीनन एक मुश्किल इलेक्शन होगा। NA-185 के ऊपर मुश्किल इलेक्शन होगा, PP-288 PP-289 के ऊपर। अदरवाइज 184 और 186 के ऊपर इस तरीके का मुकाबला नहीं होगा जिस तरीके से मुकाबला 185 के ऊपर होने जा रहा है। उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हल्के के अंदर निकलना पड़ेगा, दोस्तों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों तक रसाई करनी पड़ेगी, अपने नैरेटिव को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें मतलूबा आदाब जो है ना वो हासिल किया जा सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।